नमस्कार साथियों, इजी टू लर्न अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, और अपन ने एक भौतिक प्रदेशों का एक 20% पार्ट अपन ने कवर कर लिया, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन भौतिक प्रदेशों का और दक्षिण पूर्वी यानी कि हाड़ौती के पठार को भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की, कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को अपन किस प्रकार से पढ़ सकते हैं और उससे आने वाले क्वेश्चनों को अपन किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, उसमें क्या विशेषताएं मिलती हैं, उसको अध्ययन की दृष्टि से किस प्रकार से विभाजित किया गया है, तो इन सारी चीजों पर अपन बात करने वाले हैं। आज 6 तारीख है, मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज की क्लास दोनों मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश दोनों क्लासेज आज आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी, और उसके बाद कल 12 बजे आपको अरावली वाला पार्ट कंप्लीट लाइव क्लास में करा दिया जाएगा, जिससे ये टॉपिक हो जाएगा आपका खत्म। बात करते हैं अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है, किस प्रकार से अपन इसमें से आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अपन इसको किस प्रकार से पढ़ें कि इसमें से आने वाला जो क्वेश्चन है वो अपना क्या हो जाए, सही हो जाए। तो इसमें से जो पढ़ने का सही तरीका है वो क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में अपन को क्या करना है, पढ़ना है। कौन कौन सी विशेषताएं? कि पहली विशेषता है आपकी प्रतिशत। कौन सी है? प्रतिशत क्या है इसका, यानी कि क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 23% है। कितना है? 23%। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इसमें निवास करने वाली जनसंख्या। क्या? जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%। कितनी निवास करती है? 39%। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है सर। अब बात करते हैं, एक पॉइंट और है इसमें लिखने के लिए, वो है जनघनत्व की दृष्टि से। कौन सा? जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। कौन सा? सबसे बड़ा क्या है? भौतिक प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। 39% जनसंख्या निवास करती है इसमें, और इसमें जो वर्षा है, क्या वर्षा कितनी होती है? तो इसमें वर्षा होती है आपसे 60 से 80 सेमी तक। कितनी होती है? 60 से 80 सेमी तक वर्षा होती है। और यहाँ की जो 4 नंबर पॉइंट है वो लिख लो, कि यहाँ पर जो जलवायु है, जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो इसमें जो जलवायु है वो कितनी कैसी है? आर्द्र जलवायु। कैसी है? आर्द्र जलवायु। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, मिट्टी की। इसमें जो मिट्टी है वो कैसी मिलती है? तो कैसी मिलती है? जलोढ़ मिलती है। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कैसी बोलते हैं? कछारी मिट्टी।
और इसको क्या बोलते हैं, अल्फीसॉल मृदा। कौन सी मॉल मृदा, अल्फीसॉल मृदा। कैसी मृदा, अल्फीसॉल मृदा। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि इसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 23% है। जनसंख्या कितनी निवास करती है, 39%। यहाँ के जो वर्षा है वो कितनी होती है, 60 से 80 सेमी। जलवायु आर्द्र जलवायु है, और मिट्टी है वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। तो साथियों एक चीज बताओ कि अपन ने ये सारे 5 पॉइंट देके, इनमें आप लोगों को कोई तकलीफ है? अगर तकलीफ है तो मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है, जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, पूर्वी भौतिक प्रदेश। दूसरे नंबर पर जनघनत्व की दृष्टि से आता है आपका हाड़ौती, और तीसरे नंबर पर आता है आपका अरावली, और चौथे नंबर पर आता है आपका कौन सा, उत्तर पश्चिम वाला, यानी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका निर्माण जो काल है वो किस काल में हुआ था, प्लेस्टीन काल में हुआ था। तो उन बातों की भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इनके किसकी, निर्माण काल की। किसकी बात करते हैं, निर्माण काल की, एक नंबर। दूसरा, निर्माण किससे हुआ। तीसरा, निर्माण की जो प्रक्रिया है, क्या, जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वह क्या है। तो देखो निर्माण काल कौन सा है, प्लेस्टोसीन काल। ठीक है सर, प्लेस्टोसीन काल हो गया। निर्माण किससे हुआ, एक आपका मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। इन दोनों का जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था, तैथिस सागर से। किससे हुआ था, तैथिस सागर से। ठीक है सर। तीसरा, निर्माण प्रक्रिया नदियों द्वारा, नदियों नदियों द्वारा बहाकर बहाकर लाए गए जलोढ़कों के रूप में, जलोढ़कों के रूप में क्या हुआ, पूर्वी मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या हुआ, निर्माण हुआ। आपसे अगर निर्माण काल पूछता है तो प्लेस्टोसीन काल। दूसरी बात, आपसे बात करता है निर्माण किससे हुआ, तो तैतीस सागर से हुआ। तीसरी बात करता है निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़कों के रूप में पूर्वी मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये इसकी क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि निर्माण काल क्या है, निर्माण कब हुआ, निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मिट्टी कौन सी है, जलवायु कौन सी है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से, पहले एक बार ये देख लो। देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो चतुर्थक महाकल्प या नूतन महाकल्प में हुई है। एरा की बात करते हैं, नियोजोइक एरा। तो ये सारे आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्लेस्टोसीन काल कब हुआ था, इसका निर्माण काल कब है, तो निर्माण काल है प्लेस्टोसीन काल। यानी गंगा यमुना द्वारा लाए गए जलोढ़कों के निक्षेपण के रूप में क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है सर। आगे क्या है सर, तो आगे है आपका इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी वहां लिख के। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन पर अपन बात कर लेते हैं। जो मैंने बेसिक लिख के बताया था वो ही यहां पर लिखा हुआ है। तो देखो कौन कौन सी विशेषताएं हैं एक बार देखो। पूर्वी प्रदेश का विस्तार तो भारत के विशाल मैदान का भाग है। मैंने आपको बताया था कि पूर्वी मैदान जो राजस्थान का है
वो भारत के किस भौतिक प्रदेश का पार्ट है? तो वो उत्तर के विशाल मैदान का क्या है? भाग है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 23.46, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा। जनसंख्या कितनी है? 39%, और जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा। अभी मैंने ये पॉइंटों को बेसिक वहां पर लिखवाया था। ठीक है सर। पूर्वी मैदान की विशेषता और कौन कौन सी है? जलोढ़ मृदा मिलती है, अल्फी सॉल मृदा मिलती है, दोमट मृदा मिलती है, काप मृदा मिलती है, एक मैंने बताया था कि कछारी मृदा, यानी जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम भी क्या है? कछारी मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है सर। सर्वाधिक कृषि की संभावना भी इसी क्षेत्र में है। बिल्कुल सर। सर्वाधिक जनघनत्व है। ठीक है सर। दूसरे नंबर पर जनघनत्व आपका हाड़ौती का है, अरावली, और फिर कौन सा है? आपका मरुस्थलीय। खनिजों की दृष्टि से ये निर्धन है। इधर क्या है? खनिजों की दृष्टि क्या है? बिल्कुल निर्धन। इधर खनिजों की मात्रा क्या है? बिल्कुल नगण्य है। तीसरा, यहाँ पर क्या होती है? गहन कृषि होती है। गहन कृषि कम क्षेत्र में उत्पाद ज्यादा। गहन कृषि होती है क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो तो कम है, लेकिन वहां पर गहन कृषि के माध्यम से उत्पाद क्या किया जाता है? ज्यादा किया जाता है उत्पादन। अब नेक्स्ट कौन कौन से पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। देखो, विश्वकर्मा औद्योगिक पार्क जो कि जयपुर में स्थित है, और जयपुर कहाँ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? अलवर में है। वो भी कहां पर है? आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश के पार्ट हैं ये दोनों डिस्ट्रिक्ट। ठीक है सर। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग को अध्ययन की दृष्टि से। कैसी? अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला भाग है आपका चंबल बेसिन, यानी कि चंबल के बारे में तो अपन पढ़ के आए, तो एक चंबल बेसिन, दूसरा बनास और बाणगंगा बेसिन, तीसरा है आपका माही बेसिन। कौन सा है? माही बेसिन। इन 3 पार्टों में पूर्वी मैदानी भाग को क्या किया गया है? डिवाइडेशन किया गया है। और इन तीनों भाग में से ऐसे जटिल क्वेश्चन आते हैं कि उनको पहचानना सरल है। अगर आपका दिमाग उस समय सतर्क है और उस क्वेश्चन को समझ पा रहा है तो आप उस क्वेश्चन को पकड़ लोगे। नहीं तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा कर देते हैं इन तीनों में से। ठीक है, तो ये चीज अपन को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र होता है। चंबल बेसिन यानी बेसिन का मतलब होता है यहां तक, जैसे अपनी चंबल कहां से बह रही है? आपकी 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और यमुना में जाके यूपी में मिल जाती है। तो उसके जो चंबल के आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्या? चंबल बेसिन। तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है। वहां पर बीहड़ कैसे बनते हैं? अवनालिका अपर्दन के द्वारा क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं। मिट्टी का कटाव होता है तो गहरी क्या बन जाती है? खाइयां बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? गहरी खाइयां। और उसको क्या बोलते हैं? जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं खादर। देखो आ जाओ अभी। देखो, डांग उच्च भूमि, तो ये इस प्रकार से क्या बन जाते हैं? उबड़ खाबड़ गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गड्ढे। ये क्या है? निम्न भूमि क्षेत्र। निम्न भूमि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा होती है वो कहां पर होती है? इन गड्ढों में होती है। कहां होती है? इन गड्ढों में होती है। जो नदियां बहा के लाती है, तो ऐसे थोड़ी है नदियां ऐसे यहाँ होके जा रही गुजर रही है तो ऊपर होके गुजरे, इसके ऊपर होके थोड़ी गुजरे, वो तो पुरानी मृदा हो गई, पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई। लेकिन यहाँ होके जब नदियां गुजरेगी, मिट्टी को काटेगी, तो नवीन मृदा कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। तो इसलिए इसको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? खादर को बोलते हैं, जिसमें नवीन जलोढ़ क्या होती है? मृदा होती है। चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति,
यानी चंबल नदी जब बहती है तो उसके द्वारा अवनालिका का अपर्दन होता है, यानी मिट्टी का क्या होता है, अपर्दन। उससे क्या बनती है, उत्कात स्थलाकृति, जहां घने जंगल भी पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। अब बीहड़ के बारे में दो तीन चीजें हैं, उनको आपको ध्यान रखनी है। डांग प्रदेश यानी बीहड़ में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र डांग, और जहां डाकू निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डांग प्रदेश कहते हैं। डांग प्रदेश का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, धौलपुर में है, करौली में है, और कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। अब बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक बीहड़ अब क्या करता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, और पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक बीहड़ कहां पर है, धौलपुर में है। सर्वाधिक बीहड़ों का जो विस्तार है, अगर विस्तार शब्द आवे तो आपको आंसर देना है सवाई माधोपुर, और बीहड़ों की रानी पूछे तो करौली, और बीहड़ों का राजा पूछे, तो आप पूछे पूछे बीहड़ों का, ये आप लिख लेना, बीहड़ों का राजा पूछता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर। ये चीजें क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी है। क्या रखनी है आपको, ध्यान रखनी है, किसके बारे में, चंबल के क्षेत्रों के बारे में, कि वहां पर डांग प्रदेश मिलता है, और बीहड़ों की रानी करौली, बीहड़ों का राजा धौलपुर, सर्वाधिक विस्तार बीहड़ों का, तो वो कहां पर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में। और खादर होती है, वो क्या होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। अब एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पर कहां आ जाओ सर, यहां आ जाओ। देखो, बीहड़ों में दो विकास कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, कौन कौन से चलाए गए हैं, देख लो एक बार। तो पहला चलाया गया है कौन सा, डांग विकास कार्यक्रम। कौन सा चलाया गया है, डांग विकास कार्यक्रम। तो सबसे पहले कौन सा विकास कार्यक्रम चलाया गया है, तो आपका डांग विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो डांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत पूछता है तो कब पूछता है, 1994 से लेके 95 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कुछ समय बाद ये हो गया बंद। क्या हो गया, देखो मैं इसको सही स्लाइड्स पे लेके समझाता हूं। देखो, डांग विकास कार्यक्रम, तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो कब मानी जाती है, 1994 से 1995। फिर इसके बाद ये हो गया बंद। बंद होने के बाद पुनः राज्य सरकार ने क्या किया, इसको स्टार्ट। और स्टार्ट कब किया गया था आपका, तो स्टार्ट किया गया था 2005। कब किया गया था, 2005, और 2006 में इसको क्या किया गया था, पुनः स्टार्ट। ये दो संभागों में चलता है, कौन कौन से, एक तो आपके भरतपुर, और दूसरा आपका कोटा। दूसरा कौन सा, कोटा। तो भरतपुर संभाग में चलता है, और आपके कोटा संभाग में चलता है, ठीक है। अब ये आप कहोगे सर कोटा संभाग में अब तो 5 जिले आते हैं, और भरतपुर संभाग में, सॉरी, भरतपुर संभाग अब तो 5 जिले आते हैं, और कोटा में 4 आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कोटा के 4 जिलों में ये चल रहा है, और भरतपुर के भी 4 जिलों में चल रहा है। लेकिन ये नवीन जिले बनने के बाद ये सारी चीजें बताई नहीं गई, 5 जिलों में या नहीं है 5 जिलों में। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि कोटा जिले के 4 जिले, कोटा संभाग के 4 जिले, भरतपुर संभाग के भी 4 जिले, यानी कि वर्तमान में ये कितने, 8 जिलों में चल रहा है। अगर ऑप्शन में 9 भी होता है तो आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि अब इसमें क्या है, भरतपुर संभाग में तो 5 जिले आ गए, तो ये अभी इन्होंने क्या किया है, कंफ्यूजन दूर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। डांग विकास कार्यक्रम 1994-95 में चलाया गया, फिर इसके बाद ये थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया। 2005 और 6 में क्या किया गया, ये पुनः स्टार्ट किया गया। इसमें भरतपुर और संभाग और कोटा संभाग के 4 4 जिले, यानी कि 8 जिलों में ये
चलाया जा रहा है। डांग विकास कार्यक्रम क्या है कि उधर क्या है, आपने पिछड़े लोग रहते हैं, डांग में क्या है, सड़कें बनी हुई नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, तो उनके डांग विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या है, इनको अलग से फंड दिया जाता है, अलग से फंड के माध्यम से इस जो क्षेत्र है डांग वाला, इसका क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर लेकिन ये डेट और इसके जो कोटा और भरतपुर संभाग के जिले, तो इनको आपको याद करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, कंदरा क्षेत्र विकास क्रम। कौन सा, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1987 और 88। कब से मानी जाती है, 1987 और आपके 88 से मानी जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, वैसे तो ये सारी चीजें पूछता नहीं है उद्देश्य वगैरह, तो बीएड वाले क्षेत्रों में कुछ क्या है, पानी के द्वारा कंदराएं बन गई हैं, तो उन कंदराओं का क्या करना है, पुनरुद्धार करना है। यानी कि जो डांग विकास कार्यक्रम है वही सेम यही है, बस आपको क्या याद रखनी है, इसकी डेट की, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1987 और 88 में। इसके द्वारा बीहड़ जो क्षेत्र है उनका क्या करना है, पुनरुद्धार यानी कि पुनः निर्माण करना है। इसके माध्यम से उस क्षेत्र को अलग से फंड देके उस क्षेत्र का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। ये दोनों सेम हैं, इनमें कोई अलग चीजें नहीं है। यानी कि जो नदी, मान के चलो कोई नदी है, ऐसे मान के चलो ये आपकी क्या आ रही है, चंबल जा रही है, इसके द्वारा मान के चलो पानी इधर कट गया, तो इस कंदरा के माध्यम से क्या है, पानी इधर कट गया, तो इस मिट्टी के कटाव को रोकना इसका प्रमुख क्या है, उद्देश्य। क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकना इसका क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकना इसका उद्देश्य है। अगर दूसरा उद्देश्य अगर आपसे कोई लगवाता है तो दूसरा है कृषि योग्य भूमि बनाना। क्या बनाना, कृषि योग्य भूमि बनाना। क्या बनाना, कृषि योग्य भूमि बनाना। अगर आपसे तीसरी पूछता है तो तीसरा है आपकी बुनियादी ढांचा तैयार करना। यहाँ के लिए क्या करना, बुनियादी ढांचा क्या करना, तैयार करना। क्या करना, बुनियादी ढांचा क्या करना है, तैयार करना है। यानी कि इन इलाकों में बुनियादी ढांचे का मतलब होती है उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को क्या करना है, बनाना है। इसके माध्यम से जो फंड मिलता है उसके माध्यम से। अगर आपसे कोई उद्देश्य पूछता है तो आप इन 3 उद्देश्यों को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बुनियादी ढांचे में क्या है, सड़क है, पानी की व्यवस्था करना, नालियों की व्यवस्था करना, इन सारी चीजों की क्या है, व्यवस्था करना है। यानी कि एक ग्रामीण जीवन के लिए जो जो आवश्यकता है तो वो क्या होती है, मूलभूत आवश्यकता होती हैं। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, चंबल वाला पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन क्या, दूसरा कौन सा था आपका, दूसरा था बनास बाढ़ गंगा। लेकिन अपन पढ़ेंगे पहले, कौन सा पढ़ेंगे अपन पहले, माही बेसिन। कौन सा पढ़ेंगे, माही बेसिन। 3 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे अपन, माही बेसिन। देखो माही बेसिन कहां पर है, तो माही नदी जहां से यू आकार के रूप में जाती है उसको बोलते हैं माही बेसिन। देखो ये आ रही है आपकी माही नदी और ये है राजस्थान का मैप। क्या है, ये है आपका राजस्थान का मैप, ये ऐसे करके चला जाता है, ठीक है, उसको छोड़ो। तो देखो अब इसमें 3 चीजें पढ़ने की होती हैं। इसमें 3 चीजें कौन कौन सी होती है, तो एक तो आता है 56 का मैदान, 56 का मैदान, ठीक है सर। दूसरा आता है सर काठल का मैदान। कौन सा आता है, काठल का मैदान, ठीक है सर। और तीसरा आता है बागड़ का मैदान। तीसरा कौन सा आता है, बागड़ का मैदान। क्या आता है,
बागड़ का मैदान। इन 3 चीजों को ये क्या करते हैं, लोग पूछते हैं। 3 लोग इन 3 चीजों के बारे में पूछते हैं। तो इसमें क्या है, पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो देखो 56 के मैदान की बात करता है कि इसकी लोकेशन पूछ लेता है कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में है, काठल का मैदान राजस्थान के किस भाग में है, और बागड़ का मैदान राजस्थान के किस भाग में है। तो देखो ये आपका कौन सा भाग है, आपका काठल का मैदान है। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो गई, प्रतापगढ़। ये पूरी कौन सी हो गई, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि काठल के मैदान का विस्तार कहां पर है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर काठल का जो मैदान है वो तो ओनली कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। कहां पर है, तो प्रतापगढ़ में है। अब बात करते हैं 56 के मैदान की। अगर कोई आपसे 56 के मैदान की बात करता है तो वो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, आपके 56 में का मैदान है। क्या है, 56 का मैदान है। ये जो पार्ट है वो क्या है, आपका 56 का मैदान, जिसमें ये क्या है, बांसवाड़ा है, और ये क्या है, प्रतापगढ़ है। अगर कोई पूछता है 56 के मैदान, 56 का मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, तो 56 के मैदान का विस्तार आपके प्रतापगढ़ में है और बांसवाड़ा में है। 56 का मैदान होता क्या है, तो माही नदी के किनारे पर 56 गांवों या नदी नालों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, 56 का मैदान। ठीक है सर। सर आप बोल रहे हो बागड़ किसे बोलते हैं, तो बागड़ बोलते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट आती हैं बागड़ में, एक डूंगरपुर आता है और एक क्या आता है, आपका बांसवाड़ा। अगर आपसे कोई पूछता है बागड़ वाले क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, सर 2 जिले आते हैं, एक आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर, और दूसरा पूछता है 56 का मैदान, तो 56 के मैदान में 2 जिले आते हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और आपसे पूछता है काठल का मैदान, तो काठल का मैदान अकेला कहां किसका है, आपके प्रतापगढ़ का है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बांसवाड़ा मैंने डांग विकास क्षेत्र विकास क्रम, कंदरा विकास क्षेत्र क्रम, ये मैंने दोनों बता दिए। आप तीनों को ये बता दिया 56 का मैदान क्या होता है, काठल का मैदान क्या होता है, बागड़ का मैदान क्या होता है। ये तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी और आपको अच्छी से पता चल गया होगा। बागड़ के मैदान, बागड़ प्रदेश को व्याघ्र घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याघ्र घाट भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बचा है, वो क्या बचा है आपका, अब ये बचा है आपका बनास बाढ़ गंगा बेसिन। क्या बचा है, बनास बाढ़ गंगा बेसिन। देखो क्या होता है, मान के चलो ये आपकी कौन सी है, बाण गंगा नदी है और ये बह रही है, और इधर से कौन सी जा रही है आपकी, कौन सी जा रही है आपकी, बनास नदी। ये तो है बनास और ये क्या है, बाण गंगा। बाण गंगा कौन सी है, बाण गंगा नदी। तो बनास और बाण गंगा के मैदान से तात्पर्य बस इतना है कि बनास और बाण गंगा के द्वारा कौन कौन से मैदान बनाए जाते हैं। जैसे कि देवगढ़ का मैदान बनाया जाता है, पीट मांड का मैदान बनाया जाता है, मालपुरा करौली का मैदान बनाया जाता है, एक रोही दोहाव क्षेत्र बनाया जाता है। इन दोनों नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है, एक तो रोही का मैदान बनाया जाता है, दूसरा सर कौन सा बनाया जाता है, पीठमांड का, पीठमांड का, तीसरा बनाया जाता है मालपुरा करौली। तो इनके बारे में बस इतना पूछता है कि इसका जो विस्तार है कहां कहां तक है, इसका जो पीठमांड है उसका विस्तार कहां पर है, और इस मालपुरा करौली का जो विस्तार है वो कहां पर है। तो दोहाब क्षेत्र, रोही दोहाब क्षेत्र कहां बनता है, एक ये चीज है। तो देखो आ जाओ, देखो ये तो आपकी बाण गंगा नदी जयपुर से जा रही है दौसा, और ये भरतपुर और ये आगरा यमुना में जाके मिल रही है। ठीक है सर। अब सब ये जा रही है बनास नदी, बनास जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाके ये सवाई माधोपुर यानी कि चंबल नदी में मिल गई। कहां पर मिल गई,
तो ये रामेश्वरम में मिल गई। कहां पर मिल गई? रामेश्वरम में मिल गई। ठीक है सर, रामेश्वरम में मिल गई। सर आप तो 3-4 चीजें बता रहे थे, वो कहाँ है? तो देखो, रोही का मैदान किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो बाणगंगा नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है। मालपुरा मालपुरा और करौली, मालपुरा और करौली का जो मैदान बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? आपकी बनास नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। पीटमांड का जो मैदान है, पीटमांड का क्षेत्र है, वो कहां पर बनाया जा रहा है सर? वो ये रहा। ठीक है सर। और ये एक आपका और है, वो कौन सा है? खेराड़ प्रदेश। कौन सा है? खेराड़ प्रदेश। तो अपन को 4 चीजें पढ़नी है इसमें। एक तो पढ़नी है रोही का मैदान, रोही का मैदान। दूसरा पढ़ना है मालपुरा करौली, मालपुरा और करौली का मैदान। तीसरा पढ़ना है खेराड़ प्रदेश। कौन सा पढ़ना है? खेराड़ प्रदेश। और चौथा पढ़ना है आपको पीटमांड क्षेत्र। कौन सा? पीटमांड क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र पढ़नी है और इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछता है, वो बस इतना पूछता है पीटमांड क्षेत्र है वो किस नदी पर बना हुआ है और किस भाग से लेके उस नदी के किस भाग तक बना हुआ है। यानी कि जैसे पीटमांड बना हुआ है तो पीटमांड क्या बना हुआ है? देवगढ़ से भीलवाड़ा के मध्य जो भाग है वो क्या कहलाता है? आपका पीटमांड क्षेत्र कहलाता है। बस इतनी सी बातें वो पूछता है और कुछ भी नहीं पूछता है। तो देखो एक बार इधर आ जाओ। पहले बात कर रहा है रोही। रोही का मैदान जयपुर से लेके भरतपुर के मध्य फैला हुआ है और ये जो नदी बनाती है वो कौन सी बनाती है? गंगा और यमुना नदी के निर्मित जो उपजाऊ मैदान है उसको क्या बोलते हैं आप? उपजाऊ मैदान को क्या बोलते हैं? रोही का मैदान। क्या बोलते हैं? रोही का मैदान बोलते हैं। ठीक है सर। दूसरी की बात करते हैं। दूसरा कहाँ है आपके? मालपुरा करौली। तो मालपुरा करौली की पूछता है, मालपुरा करौली का जो मैदान है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? तो मालपुरा टोंक से लेके और करौली तक फैला हुआ है। और बनास और बाणगंगा से जो निर्मित क्षेत्र है उसी को क्या बोलते हैं? मालपुरा और करौली। अब सर ये दोनों नदियों के नाम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक नदी तो ऐसे जा रही है, एक नदी ऐसे जा रही है, तो इधर से तो इसका क्षेत्र और इधर से इसका क्षेत्र तो यहीं पर तो है मालपुरा। ठीक है सर। और करौली यहां पर है, तो इसलिए ये कह रहा है कि बनास और बाणगंगा से जो निर्मित उपजाऊ जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? मालपुरा करौली का मैदान बोलते हैं। दूसरा आता है पीटमांड का मैदान। कौन सा आता है सर? पीटमांड का मैदान। तो सर ये देवगढ़, और देवगढ़ किस जगह पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। और देवगढ़ से जो भीलवाड़ा तक बनास नदी द्वारा जो उपजाऊ जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं अपन? तो उसको बोलते हैं पीटमांड का मैदान। बनास नदी द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? बनास नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? पीटमांड का मैदान। तीसरा आता है खेराड़ प्रदेश। तो खेराड़ प्रदेश तो आप इसको तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जहाजपुर, जहाजपुर कहां पर है सर? जहाजपुर तो भीलवाड़ा में है। तो जहाजपुर भीलवाड़ा से लेके और टोंक डिस्ट्रिक्ट तक जो क्षेत्र बनास बनाता है तो उस उपजाऊ मैदान को ही क्या बोलते हैं? आपको खेराड़ प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेराड़ प्रदेश। तो 4 चीजें पढ़ी अपन ने। रोही का मैदान पढ़ा, अपन ने पीटमांड का मैदान पढ़ा, मालपुरा करौली का मैदान पढ़ा और आपने खेराड़ प्रदेश पढ़ा। खेराड़ प्रदेश आपके जहाजपुर से टोंक के मध्य जो बनास नदी जो मैदान बनाती है, क्षेत्र बनाती है उपजाऊ, वो क्या कहलाएगा? खेराड़ प्रदेश। पीटमांड तो वो देवगढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो उपजाऊ मैदान है वो क्या कहलाता है? आपका पीटमांड का पीटमांड का मैदान जो कि बनास नदी निर्मित है। और आपका मालपुरा का जो करौली है वो बनास और कौन सी? बनास और बाणगंगा दो नदियां हैं उनके जो मध्य का भाग होता है तो उससे निर्मित जो उपजाऊ मैदान बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मालपुरा करौली का मैदान। एक रोही का मैदान जिसको कौन कौन सी नदियां बनाती हैं?
जयपुर से स्टार्ट होती है कौन सी, बाणगंगा नदी। तो आपकी बाणगंगा और यमुना नदी द्वारा निर्मित जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, रोही का मैदान बोलते हैं, रोही का मैदान बोलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, रोही दोहाब क्षेत्र नाम आता है, आप लोग हो जाते हो परेशान। आप लोग हो जाते हो परेशान, कभी कभी नाम आता है रोही दोहाब क्षेत्र। क्या आता है, रोही दोआब क्षेत्र। दोहाब क्षेत्र का अर्थ होता है दो नदियों के मध्य बना उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, दोहाब। क्या कहलाता है, दोहाब। तो सर या तो रोही दोआब क्षेत्र कौन सा है, तो बेटा ये एक चीज बताओ, ये आपकी कौन सी नदी जा रही है, बाणगंगा, और ये जा रही है बनास नदी। तो इनके मध्य में एक तो दोआब क्षेत्र, एक तो ये वाला क्षेत्र तो मालपुरा करौली हो गया, और ये वाला जो क्षेत्र है तो ये कौन सा हो गया, रोही दोहाब क्षेत्र। कौन सा हो गया, रोही दोहाब क्षेत्र। जो कौन बनाता है, बनास और बाणगंगा। कौन बनाता है, बनास और बाणगंगा नदी। कौन बनाता है, बनास और बाणगंगा नदी के जो मध्य का भाग है उसको क्या बोलते हैं, रोही दोआब क्षेत्र। एक क्षेत्र दोआब क्षेत्र और बनता है राजस्थान में, वैसे वो यहां चर्चित नहीं है। तो देखो ऐसे करके अपना क्या है, राजस्थान का मैप बनता है इस प्रकार से। देखो ऊपर की साइड में ऐसे ही तो बनता है, तो ऐसे बनता है। तो यहाँ पर कौन सी नदी जाती है, सर ये तो घग्गर नदी है। कौन सी नदी है, घग्गर। ऊपर से कौन सी जा रही है, सतलज नदी। तो यहां जो मैदान बनता है तो उसको बोलते हैं घग्गर, घग्गर दोहाब क्षेत्र। दोहाब क्षेत्र क्या बनता है, घग्गर दोहाब क्षेत्र बनता है। यानी सतलज नदी और घग्गर नदी के जो मध्य का जो भाग होता है सॉरी, घग्गर नदी और आपके सतलज नदी के जो मध्य का भाग होता है उसको बोलते हैं घग्गर दोहाब क्षेत्र। क्या बोलते हैं, घग्गर दोहाब क्षेत्र। दोहाब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का मैदानी भाग या उपजाऊ भाग। ठीक है, तो अपन ने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। तो अब अपन बात करेंगे, आज ही इसकी दूसरी मरुस्थलीय प्रदेश वाली क्लास और आपको मिल जाएगी। बहुत शानदार तरीके से ये क्लास बनाई गई है, बहुत शानदार तरीके से, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने पहला हाड़ौती पढ़ लिया, ठीक है, दूसरा आपने पूर्वी पढ़ लिया, और तीसरा आज ही ये पढ़ लोगे और कल इसकी क्लास में अरावली हो जाएगा। तो ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और इस चैप्टर की भाई सबसे निवेदन है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से पढ़ाया गया है। नहीं तो इतनी डिटेल किसी भी चैप्टर में खास इतनी है नहीं और पढ़ाई नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सारे टॉपिकों क्या है, बेस है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। इसकी दूसरी क्लास भी आज ही आपको मिल जाएगी शाम तक। ठीक है, बेझिझक आराम से शांति से पढ़ते रहियो, मस्त चिल मारियो।